Hello, I am Gaurav and today we are going to study the first topic of civics, power sharing. This topic is very important to understand the federal system of government and centralization and decentralization system of the government. Today we are going to cover the topics among this chapter power sharing is what is power sharing, the case study of Belgium and Sri Lanka, and why power sharing is important and what are the solutions both countries offer in their respective communities. So let's start. Well, you must have read and studied the chapter French Revolution. उसके बाद आपने पढ़ा होगा रशियन रेवोल्यूशन और उसके बाद आपने पढ़ा होगा द सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. इन चैप्टर्स में और उसके बाद आपने नाजिज्म भी पढ़ा होगा. तो इन चैप्टर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आपने देखी हो तो वो ये थी कि फ्रांस में जहाँ पे लुइस 16 के हाथ में सारी ताकत थी, लुइस 16 अपनी ताकतों को बांटना नहीं चाहता था. फिर आपने पढ़ा नेक्स्ट चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जार निकोलस अपनी ताकत को ड्यूमा में बांटना नहीं चाहता था, वो सारी ताकत अपने हाथ में रखना चाहता था. नाजिज्म में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से हिटलर ने सारी ताकत अपने हाथ में रखी, वो जर्मनी का डिक्टेटर बना. सो व्हेन द कंप्लीट पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड, it is called unitary system of the government. And when government tries to control the entire power within a single hand, this system is called dictatorship. This system is called highly centralized system, unitary form of government. और इस system में जो भी country के citizen होते हैं, right, they suffer a lot. उन्हें लगता है कि उन्हें suppress किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है. और इस सिस्टम को हम डिक्टेटरशिप इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सिस्टम में जो सरकार होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्लियामेंट से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से चलती है. पावर शेयरिंग का मतलब होता है इस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना. डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि इस सिस्टम में सारी की सारी ताकत किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होती है. सोचो कि अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुइस 16 के अलावा भी एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी उस सिस्टम को मैनेज करती तो क्या फ्रांस का रेवोल्यूशन होता? शायद नहीं. अगर उसी चैप्टर में जैकोबिन क्लब में मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर अपने कंट्री के, अपने क्लब के मेंबर्स की बात सुनता तो क्या उसका मर्डर होता? नहीं होता. नेक्स्ट चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन, उसमें अगर जार निकोलस ड्यूमा की पावर को रिकॉग्नाइज करता तो क्या रशिया में इतना बड़ा रेवोल्यूशन होता? शायद नहीं. नेक्स्ट चैप्टर हिटलर अगर अपनी ताकत को डिसेंट्रलाइज करके शेयर करता तो क्या ज्यूश पे इतना अत्याचार होता? शायद नहीं होता. तो ये सिस्टम होता है यूनिटरी सिस्टम जहां पर कंप्लीट डिक्टेटरशिप होती है. अब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग की. पावर शेयरिंग इज अ सिस्टम वेयर गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज इट्स पावर एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स पावर विद इन सम ऑर्गन और विद इन सम लेवल. इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए वी आर गोइंग टू स्टडी the case studies of Belgium and Sri Lanka. Well, Belgium and Sri Lanka are the country where one country, Belgium, is situated in the European continent and Sri Lanka is situated in the Asian continent. तो let's study कि इन दोनों country ने अपने यहाँ पर किस तरीके से power share की और उसका क्या benefit या फिर क्या नुकसान उनको झेलना पड़ा. तो before studying Belgium, let's have the geographical map of Belgium. This is a rough map of Belgium, right? बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है जो बाकी की 3 कंट्री में से घिरी हुई है. बेल्जियम के इस तरफ है फ्रांस, बेल्जियम के इस तरफ है लग्जमबर्ग, बेल्जियम के इस तरफ है द नीदरलैंड्स, और बेल्जियम के नॉर्थ ईस्ट में एक और कंट्री है जिसका नाम है जर्मनी. तो आप देखो बेल्जियम किस तरीके से 3 बड़ी कंट्री से घिरा हुआ है और एक छोटी कंट्री से. 3 बड़ी कंट्री में फ्रांस है, द नीदरलैंड्स है और जर्मनी है. ना अगर आप बेल्जियम की ज्योग्राफिकल सिचुएशन को और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखो तो बेल्जियम के मेनली 2 बड़े रीजन्स हैं.
इनमें एक रीजन का नाम है फ्लेमिश और दूसरा रीजन जो साउथ बेल्जियम है उसका नाम है वेलोनिया। बेल्जियम की जो राजधानी है वो फ्लेमिश रीजन में है और उस राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। तो ये ब्रुसेल्स है। बेल्जियम एक ऐसी कंट्री जिसको 1815 में बसाया गया था और इसको नीदरलैंड के पास में और फ्रांस के पास में बसाया गया था, इन दोनों के बीच में बसाया गया था। तो आप जाहिर सी बात है देखेंगे कि व्हेन वेलोनिया रीजन विल बी इनहेबिटेड, इट विल बी हेबिटेटेड बाय व्हिच कम्युनिटी? फ्रेंच कम्युनिटी। And this region, which is called Flemish, this Flemish region was inhabited by the people from Netherlands. और नीदरलैंड के लोगों को कहा जाता है डच। तो यहां पर जो लोग रहते हैं वो कौन है? डच। और यहां पर जो लोग रहते हैं उन्हें वो हम बोलेंगे फ्रेंच। और कुछ जर्मनी के भी लोग बेल्जियम में रहते थे लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम थी, तो हम लिखते हैं जर्मन। अब हम बात करते हैं कि यहां पर रहने वाली पॉपुलेशन में कितने लोग किस परसेंटेज में रहते थे। तो जो डच थे वो लोग यहां पर मेजोरिटी में थे, वो लोग यहां पर लगभग 59% थे। फ्रेंच लोग यहां पर थे 41% और जर्मन थे सिर्फ 1%। तो यहां पर मेजोरिटी कौन है? ऑफ कोर्स यहां पे मेजोरिटी है डच। नाउ मेजोरिटी माइनॉरिटी क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। किसी भी कंट्री में जब किसी लैंग्वेज, किसी रिलीजन या किसी कास्ट के लोग पॉपुलेशन वाइज ज्यादा होते हैं तो जो ज्यादा पॉपुलेशन होती है उसे हम मेजोरिटी बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी लोग होते हैं रिस्पेक्टिव कम्युनिटी के उन्हें हम माइनॉरिटी बोलते हैं। तो यहां पर जो डच थे वो क्लियर कट मेजोरिटी में थे। उसके बाद आता है फ्रेंच का नंबर जो 41% है और उसके बाद आता है जर्मनी का नंबर जो कि 1% है। नाउ यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यहां पे फ्रेंच लोग थे तो माइनॉरिटी में, बट दे वर रिसोर्सफुल एंड दे आर मोर पावरफुल देन डच पीपल, राइट? नाउ दिस वाज रिसेंटेड बाय डच। द डच वांटेड देयर गवर्नमेंट टू बी अ मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। नाउ अंडरस्टैंड द टर्म मेजोरिटेरियन। मेजोरिटेरियन का मतलब होता है a system when government tries to administrate the country as per the wishes of majority, undermining the rights of minority and their opportunities also. So when government tries to control entire country according to wishes of majority and completely ignores the wishes and opportunity of minority, it is called the system of majoritarian. Dutch wanted their government to be a majoritarian government. इसका मतलब डच अपनी सरकार से चाहते थे कि वो फ्रेंच से उनके राइट छीन के डचेस को दे दे, राइट? नाउ बेल्जियम हैड वन मोर प्रॉब्लम। इन द कैपिटल ऑफ ब्रुसेल्स फ्रेंच वर इन मेजोरिटी एंड डचेस वर इन माइनॉरिटी। व्हेन Dutch demanded their government to be completely majoritarian government, this created a lot of conflict, and this conflict was turning into civil war, and government attempted to stop this civil war at any cost. So government tried to solve this problem by giving them a formula, and this formula was power sharing. पावर को शेयर कर दिया वहां की सरकार ने, ठीक है? तो अब देखते हैं कि वहां की सरकार ने पावर को किस तरीके से शेयर किया, राइट? तो सबसे पहले वहां की सरकार ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, हमारे बीच में एक कल्चरल डिफरेंस है, आप लोग डच हो, हम फ्रेंच है, राइट? और उनकी सरकार ने सबसे पहले उन डिफरेंसेस का रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया। तो वहां की सरकार ने वहां के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करने के बाद एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिस फॉर्मूले से उन्होंने फ्रेंच को और डच को, दोनों कम्युनिटी को सेटिस्फाई किया। लेट्स डिस्कस द फॉर्मूला। नाउ फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 ये था कि वहां की सरकार ने इन दोनों कम्युनिटी को अपनी अपनी पार्लियामेंट में रिस्पेक्टिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। सो नाउ गवर्नमेंट गेव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट टू बोथ द कम्युनिटी, फ्रेंच एंड डच। So first solution was equal representation in parliament.
सोल्यूशन नंबर सेकंड, एज आई सेड कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच लोग मेजोरिटी में थे बट डच लोग माइनॉरिटी में थे, और पूरी कंट्री में डच लोग मेजोरिटी में थे लेकिन फ्रेंच लोग माइनॉरिटी में। तो अब यह डिसाइड हुआ कि ब्रुसेल्स में डचर्स फ्रेंच के साथ अकोमोडेट करेंगे और पूरी कंट्री में डचर्स फ्रेंच के साथ अकोमोडेट करेंगे, राइट? सो इट वाज डिसाइडेड दैट इन कैपिटल फ्रेंच विल अकोमोडेट विद डच, इन द होल कंट्री डच विल अकोमोडेट विद फ्रेंच। All right, so these were two solution. Now solution number 3. Solution number 3 ये था कि वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं रहेगी. So the state government will not be subordinate of the central government. Both the government will share equal power, right? So it was solution number 3. ये था solution number 3. Now solution number 4 was out of the box solution. It was a most innovative solution. ये solution क्या था कि apart from the regular government there will be a parallel government. वहाँ पर एक parallel government होगी and this government will be called community government, and this government will take care of the community affairs of the respective people, French and Dutch. Problem solved, right? So fourth will be community government. Now these 4 solutions had really worked with Belgium, and within some years Belgium had become completely peaceful country where Dutch and French people, rather than fighting among themselves, try to consolidate their country with their respective contribution. And within some years Belgium along with entire subcontinent had become so strong, so economic strong country that the UN had official headquarters in Brussels. Why? Because it wanted to show the world that it is a role model country. It is a role model country that believed in power sharing among its people, and because of the power sharing this country became completely independent from civil war, mutual conflict, and the role model for other country to follow. So this was the case study of Belgium, right? Now we are going to study the case study of Sri Lanka, another country, but this country was in Asian continent. So let's study the case study of Sri Lanka. Well, Sri Lanka is, as you know, neighbor country of India, and many years ago there was a king in India, King Ashok. राजा अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को इंडिया से बाहर श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, राइट? इन श्रीलंका संघमित्रा एंड महेंद्र propagated the Buddhism religion, and since then Sri Lankan country was majorly Buddhism country, right? So let's understand इसकी geopolitical problem क्या थी. तो ये एक श्रीलंका का रफ मैप है, और श्रीलंका में ये कम्युनिटी का जो कंपोजिशन है वो इस तरीके से कि श्रीलंका में
जो सिंहलास थे वो थे 74%। 74% के साथ सिंहला उस कंट्री की मेजोरिटी थी, राइट। और सिंहला का जो ऑफिशियल रिलीजन था दैट इज बुद्धिज्म। Sinhala people followed Buddhism, while the other community that existed in Tamil Nadu and migrated in Sri Lanka was Tamils. Now there was some Tamils who were local in Sri Lanka, and there was some Tamil who migrated from Tamil Nadu to Sri Lanka. So total population of Tamil people were 18%, and out of this 18%, 13% people were local Tamil, Sri Lankan Tamil जिसको हम कहते हैं, and 5% were Indian Tamils. During the time of British era, these Indian Tamil people were forced to work in a plantation of Sri Lanka, and that's how their ancestors migrated from India to Sri Lanka and they inhabited this area. ये पूरा एरिया जिसको आप देखते हैं ईस्ट श्रीलंका और नॉर्थ श्रीलंका, यहाँ पर रहते थे बेसिकली तमिल लोग, और ये बाकी का जो एरिया है यहाँ पे लोग कहते थे सिंहलास, जो ऑफिशियल बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ना जो तमिल्स हैं ये हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। नाउ इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 1956 से। 1956 में गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका डिक्लेयर्ड दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स सिंहला विल बी देयर ऑफिशियल लैंग्वेज एंड बुद्धिज्म विल बी देयर ऑफिशियल रिलीजन। इट वाज डिक्लेयर्ड इन 1956 व्हेन दे डिक्लेयर्ड Sinhala to be their national language and Buddhism to be their national religion. It sparked a major controversy. Why? Because now onwards the Tamil people will not get any chance to get into government job, to get into government university, and they will not get any kind of support from their respective government. It sparked a major controversy, and this controversy became their bone of contention, their bone of conflict. Now the Tamil people demanded their country's government कि उन्हें भी साथ में इक्वल राइट दिया जाए, बट उनकी गवर्नमेंट ने उन्हें इक्वल राइट देने के बजाय उन्हें सप्रेस करना स्टार्ट किया। उसके बाद Tamilians became so violent, so angry that they started making radical political organization. रेडिकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी भी समस्या को वॉलेंट तरीके से सॉल्व करती है। तमिल लोगों ने काफ़ी समय से शांत रहने के बाद वॉलेंट्री रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और उन तमिल्स ने अपनी श्रीलंका सरकार से मांग की कि ये जो पार्ट श्रीलंका का है, जिसको अपन बोलते हैं ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ पार्ट, इस पार्ट को श्रीलंका से अलग कर दिया जाए और इस पार्ट को तमिल ईलम डिक्लेयर किया जाए। ईलम मतलब होता है तमिल लैंग्वेज में स्टेट। तो उन्होंने अपनी कंट्री से डिमांड की कि इस पार्ट को सेपरेट कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, and this part to be declared as a Tamil Eelam. Now they demanded their respective government Tamil Eelam, but the government completely denied their demand. So they became so violent and they started organizing its people and requested its people to violently react to the government. And now they formed a most dreaded terrorist organization in the world, and this terrorist organization was LITTE. The full form of LITTE was Liberated Tigers of Tamil Eelam. ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये दुनिया की अब तक की सबसे ड्रेडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके पास खुद के पास एयरफोर्स, खुद की आर्मी, खुद की नेवी थी, राइट। इसका चीफ था, राइट, तो इस लिट्टे का जो चीफ था उसका नाम था, ऑलराइट। सो एज आई सेड कि ये जो लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन थी ये दुनिया की बहुत बड़ी एक खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, और इसका चीफ था प्रभाकरन। और now LITTE demanded their government to form a Tamil Eelam, and when government denied it,
the government refused it, they started reacting it violently. Sri Lanka within some years became so intensely violent country that even India had to interfere in their internal affairs. When India tries to interfere in their community affairs, in their country's affairs, even Litte did not like it, and they killed one of our Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi. So you can understand the violent and tense situation in Sri Lanka. The country which was geographically placed so well among the borders of India, the country which was situated in the Indian Ocean, the country which shared its boundary with India, the country which was so progressive, so economically prosperous, did not share its power with its people. And now within some years, this country was caught in a grip of civil war. Why? Because it did not share power with its people. So student, you have seen that if any country, no matter however it's small or big, shares the power within its people, this country become highly developed country. And if the country does not share power among its community within its people, can completely ruin and destroy its own culture, economics, and society also. So that is how power sharing becomes a strong emotions if you really want to make your country progress and develop. And with this, we are going to end this first chapter of power sharing. Next chapter, we will study what is power sharing, other aspect like why power sharing is important, and if power sharing is done in India, how? What are the other forms of power sharing in India? Thanks a lot.